कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में आज 2.25 घंटे की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और कई तीखे सवाल पूछे गए कपिल सिब्बल से। कपिल सिब्बल बंगाल सरकार की तरफ से वकालत कर रहे थे और पूछा जा रहा था उनसे कि जरा बताइए कि आपकी सरकार और आपकी पुलिस किस तरीके से काम कर रही थी। होना आज ये था कि सीबीआई को अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना था। मायने ये कि सीबीआई ने अब तक किस प्रकार की जांच की है, उन्होंने अब तक इस केस में कौन कौन से कदम उठाए हैं। लेकिन इस बीच में कपिल सिब्बल से लेकर बहुत ज्यादा तीखे सवाल पूछे जाते हैं। तो 2 घंटे 15 मिनट की जो कार्रवाई हुई थी उसको हम आपको छोटे से और सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे कि आज कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ और क्या क्या बातें सामने निकल के आई। तो वहीं बंगाल के जो गवर्नर हैं, गवर्नर ममता बनर्जी को कहते हैं कि जो पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल हैं उन्हें पब्लिक डिमांड पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर ममता बनर्जी का क्या जवाब आता है और क्या पुलिस कमिश्नर ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, इसके पीछे क्या कारण है, आज इसके बारे में बात करेंगे डिकोडिंग क्राइम के अंदर। बात तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज कार्रवाई हुई है उस पर तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सवाल उठाए गए हैं। सवाल उठा है पोस्टमार्टम पर कि जिस तरीके से लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम कराया गया उसमें कई डॉक्यूमेंट्स में कमी थी और इस हड़बड़ी में पोस्टमार्टम कैसे और क्यों हो गया, इस पर जवाब आपको सुनना चाहिए कि कपिल सिब्बल ने क्या जवाब दिया और क्यों, कहां पर और क्यों गलती हुई। ये अपने आप में अचंभित करने वाली थी। जब भी हम इसे सुन रहे थे हमें लगा कि अरे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। जो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आज आपको एक खास बात बता दें, इस रिकॉर्डिंग क्राइम के अंदर आपको ये बताएंगे जो डेथ टाइमिंग है, कितने बजे पोस्टमार्टम हुआ और जो डेथ टाइमिंग को लेकर जब सवाल किए गए तो वहां पर कपिल सिब्बल लड़खड़ा गए। उनसे बताया नहीं जा रहा था कि किस टाइम पर था। वो जरूर कह रहे थे कि देखिए जनाब जो कागज की लेफ्ट साइड पर टाइमिंग लिखा है, लेकिन टाइमिंग ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। और इसी पर सॉलिसिटर जनरल के बगल में एक और वकील खड़े थे, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया और पूछा कि जो पोस्टमार्टम करने की जो टाइमिंग है इस पर जनाब हमें डाउट है, क्योंकि पोस्टमार्टम जिस वक्त करवाया गया ये बिल्कुल गैर कानूनी है। अब इस पर कपिल सिब्बल ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जो टाइमिंग वाली चीज थी, मानना पड़ेगा हम भी क्राइम रिपोर्टर्स हैं, हमने भी आपको टाइमिंग पहले बताई थी। क्या टाइमिंग है बताएंगे भी आज आपको, लेकिन हमसे भी ये चूक हो गई कि हमें भी ये सोचना चाहिए था कि जिस वक्त पोस्टमार्टम करवाया गया वो वक्त होता ही नहीं है, ये गैर कानूनी था। तो उस वक्त पोस्टमार्टम कैसे और क्यों हो गया इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि जिस तरीके से जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें धमकाया जा रहा है कि आप धरना प्रदर्शन मत करो, आपकी सरकारी नौकरी है, आपकी सरकारी नौकरी खतरे में है। यहां तक कि जो डॉक्टर्स या जो स्टूडेंट है, जो काम करने वाले, अगर उनकी पेरेंट्स भी अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं बंगाल में, उन्हें धमकाया जा रहा है। बाकायदा वकील ने आकर सीजीआई के सामने कहा है कि माई बाप ये हमें बचाइए कि जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, अगर हम कुछ बोलना भी चाहते हैं प्रिंसिपल या मेडिकल कॉलेज के खिलाफ तो हमें पीछे से धमकी मिलती है। अगर सब कुछ साफ सुथरा होता तो शायद ये धमकी नहीं आती। अगर ये पाक साफ केस होता कि हाँ इसने मर्डर कर दिया, इसने रेप किया, तो शायद धमकी नहीं मिलती। अगर धमकियां मिल रही हैं, कई बच्चे डरे हुए हैं, तो ये जरूर है कि उस अस्पताल के अंदर कुछ रहस्यमयी चीजें चल रही हैं। अब वो क्या चीजें चल रही हैं इस पर आज कोर्ट ने क्या क्या चीजें बताई वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आज कोर्ट के अंदर असल में हुआ क्या। देखिए कोर्ट में क्या हुआ, कैसे सवाल पूछे गए, वो बताने से पहले आपको बता दूं कि जब बंगाल के जो गवर्नर हैं, जब उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो उसके ऊपर जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि देखिए कमिश्नर ने हमें अपना इस्तीफ़ा पहले ही दे दिया था, लेकिन हाल ही के वक्त में दुर्गा पूजा चल रही है, दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है और ऐसे में हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जो ये जानता हो कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का कैसे ध्यान रखा जाता है, कैसे जब दुर्गा पूजा होगी तो पंडाल लगेंगे, कई भीड़ इकट्ठा होगी तो कैसे उसको नियंत्रित करना है और कैसे उस वक्त वहाँ का नियम और कानून चलाना है। और इसीलिए हमें विनीत गोयल की मंजूरी है और मतलब हमें उनकी ज़रूरत है और इसीलिए हमने उनका इस्तीफ़ा मना कर दिया, हमने उनका इस्तीफ़ा नहीं लिया। तो ये सफाई आई ममता बनर्जी की तरफ से।
अब साफ तौर पर सीधे चलते हैं कोर्ट की तरफ। कैसे कोर्ट में कई अहम सवाल पूछे गए, वो सवाल जो हम आपको लगातार बता रहे थे, उठा रहे थे, कोलकाता पुलिस के ऊपर, बंगाल सरकार के ऊपर, हॉस्पिटल के प्रशासन के ऊपर, संदीप घोष के ऊपर, कि आखिर किस तरीके से एक लेडी डॉक्टर की हत्या होती है, उसके साथ एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है एक अस्पताल के अंदर जो कई लोगों से भरा हुआ है, कई पेशेंट से भरा हुआ है, लेकिन किसी को खबर नहीं लगती। और जब खबर लगती है तो सबूत मिटाने की इस तरीके से कोशिश की जाती है कि वो जानने के बाद, या यूँ कहें कि इस पूरे केस की स्टडी करने के बाद जो भी दलीलें कोर्ट में दी जा रही है, उसके बाद सीजीआई खुद भी हैरान है। देखिए, सबसे अहम सवाल की जो शुरुआत हुई वो हुई संदीप घोष के ऊपर ही, यानी कि एक्स प्रिंसिपल जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के थे और जो इस वक्त विवादों में पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की, एविडेंस टेम्पर करने की कोशिश की, और तो और वो पुलिस वालों को बरगला भी रहे थे। अब देखिए, जो सीजीआई है वो आरजे पूछते हैं कि आप हमें सबसे पहला सवाल यही बताइए, तीखे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है वहाँ से लेकर प्रिंसिपल संदीप घोष जहाँ रहते हैं उनका डिस्टेंस कितना है और उन्हें आने में कितना समय लगता है। जनरली जब वो अस्पताल आते हैं अपनी शिफ्ट करने के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए, तो उन्हें कितने देर लगती है, कितना मिनट लगता है। इस पर जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी तरफ से जवाब दिया जाता है कि 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट। तो आप समझ लीजिए कि किसी शख्स को उस अस्पताल जाने के लिए, जो प्रिंसिपल का घर है संदीप घोष, वहाँ से मोटा मोटा 30 मिनट, वैसे तो 15 से 20 मिनट है एग्जैक्ट जो टाइमिंग लगता है, ट्रैफिक का मान लो तो 30 मिनट लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर जब 5 बजे खबर मिल गई संदीप घोष को कि लेडी डॉक्टर की हत्या हो गई है, एक ऐसा अपराध हो गया अस्पताल के अंदर, तो उन्हें आने में 8 कैसे बज गए, इतना समय कैसे लग गया। बल्कि जब भी किसी के यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई वारदात घट जाती है किसी अस्पताल के अंदर, आप उस जगह को लीड कर रहे हो, आप उस जगह को चला रहे हो, आपके अंदर वहाँ का प्रशासन आ रहा है, और तब आपको वहाँ पहुँचने में इतना समय कैसे लग गया। बल्कि आपने जैसे ये खबर सुनी थी, आपको तो तुरंत 15-20 मिनट में वहाँ पहुँच जाना चाहिए, वहाँ का मुआयना लेना चाहिए था, क्या हुआ कैसे हुआ पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था और पूरा सहयोग देना चाहिए था। लेकिन जब कोर्ट में ऐसे सवाल पूछे गए, समय निकला 15 से 20 मिनट, तो यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल एक खड़ा हो जाता है संदीप घोष के ऊपर कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई। और देरी हो जाने के बाद भी वो 1 घंटा मीटिंग करते हैं, पहले कमरे में अपने साथियों को बुलाते हैं, उसी सेमिनार हॉल में मीटिंग करते हैं, फिर डॉक्टर्स नियुक्त करते हैं और 2 डॉक्टर्स को ड्यूटी दी जाती है कि आप बाहर जाकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो मीडिया वाले आएंगे, उनको जाकर बता दीजिए कि लड़की की एक असामान्य मौत हो गई है और उसने खुद ही मौत को गले लगाया है। इस तरीके की चीज़ें आप पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं और फिर उसको बाहर मीडिया और बच्चों के सामने इस तरह से पेश कर रहे हैं, जबकि आपको वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए था। इसके बाद जो कोर्ट के अंदर आज बहुत अहम चीज़ हुई वो ये हुई कि सीबीआई ने, जब पश्चिम बंगाल की जो वकील हैं, जब उन्होंने अपना एक जो रिपोर्ट है, स्थिति रिपोर्ट जिसे कहते हैं, स्टेटस रिपोर्ट कहते हैं, वो एक बंद लिफाफे के अंदर जब पेश की, तो इस पर भी जो सीबीआई है, जो जांच कर रही है अब इस केस की, उसने रुष्टता पैदा की। उन्होंने ये कहा कि देखिए ये गलत चीज़ है, उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि कोर्ट में उन्होंने सीलबंद लिफाफा दे दिया, जबकि हम इस केस की जाँच कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई इनपुट है, कोई इन्फो है जो इस केस के लिए सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है, तो वो हमें इन सब चीज़ों को लेकर हमें वो चीज़ सौंपे, जिससे कि हम केस को सुलझा सकें, केस को समझ सकें और कोई भी ऐसी चीज़ छूट ना जाए जिससे जो केस है ये किसी और दिशा में मुड़ जाए। ये चीज़ें कही गई। इसके बाद अगला सवाल उठता है, जो लड़की थी, जो लेडी डॉक्टर थी, जब उनकी मौत हुई, उनकी डेथ टाइमिंग को लेकर, और इस चीज़ को लेकर भी कि आखिर अननेचुरल डेथ आप कैसे बता सकते हैं, यानी असामान्य मौत आप कैसे कह सकते हैं कि उस लेडी डॉक्टर की हुई थी। देखिए, जो सीजीआई हैं वो पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि अननेचुरल डेथ का जो केस है वो कितने बजे आप लोगों ने रजिस्टर किया। अब इसके ऊपर जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो कहते हैं कि आप कृपया चार्ट देखें और आप यहाँ पर ये देखिए कि इन्होंने अननेचुरल डेथ जो है उसको मार्क कर लिया कि जो लड़की की डेथ हुई वो अननेचुरल डेथ है। लेकिन आप जब उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे, आप जब चीज़ें देखेंगे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जैसा उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट है, उसकी आंखें एक तरीके से फूट गई हैं, हर तरफ ज़ख्म है। कितनी ज़्यादा उसको चोटें लगी थी, कितनी ज़्यादा उसको ज़ख्म लगे थे। अब आप ये सोचिए कि क्या वो अननेचुरल डेथ हो सकती है। अब इस पर जो सिब्बल हैं वो बोलते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट जो
लेडी डॉक्टर थी उनका मुहैया कराया जाता है 1:47 दोपहर के, यानी जब पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स देख नहीं पाते अपनी बच्ची को, और 1:47 पर जो एक डॉक्टर अंदर घुसते हैं, जब वो चेक करते हैं, नब्ज टटोलते हैं तो बोल देते हैं डेथ हो चुकी है महिला डॉक्टर की, और फिर 1:47 पर उनका डेथ सर्टिफिकेट जो होता है वो डिक्लेयर हो जाता है, सौंप दिया जाता है। लेकिन पुलिस स्टेशन में जो उनकी अननेचुरल डेथ की एंट्री है वो दोपहर 2:55 पे दिखाई जा रही है। यानी आप ये देखिए, जो डेथ सर्टिफिकेट है वो 1:47 पे दिया गया और 2:55 लगभग 1 घंटा के आसपास 2:55 पर एंट्री होती है पुलिस के रजिस्टर में कि लड़की की जो है अननेचुरल डेथ हुई है। अब सीजीआई पूछते हैं क्या ये अननेचुरल डेथ नंबर 861 है, वहाँ पे जो उनका एक चार्ट बनता है उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है नंबर्स के मुताबिक, तो वहाँ पर सीजीआई पूछते हैं, सिब्बल बोलते हैं हाँ। यहाँ पर भी प्रश्न पैदा होता है जब जो सॉलिसिटर जनरल हैं जब वो कह रहे हैं कि आपको कैसे लग गया कि अननेचुरल डेथ है, एक महिला जिसके साथ इतनी बर्बरता हुई उसके शरीर पर आप बिना पोस्टमार्टम के भी जिस शख्स ने उसकी लाश देखी साफ तौर पर ये बता सकता है कि वो अननेचुरल डेथ नहीं थी, असामान्य मौत नहीं थी। लड़की को प्रताड़ित किया गया, उसको टॉर्चर किया गया और जिस तरह से उसके प्राइवेट पार्ट पर जख्म थे, चोट थे और जैसी उसकी अवस्था थी, जिस कंडीशन में जो बॉडी थी वहाँ पड़ी थी, नीचे के हिस्से पर कपड़े नहीं थे, वो देखकर कोई भी पहली नज़र में ये बोल सकता था कि उसके साथ कुछ जघन्य अपराध हुआ है, किसी और ने अंजाम दिया है, तो वो अननेचुरल डेथ तो नहीं हो सकती। यही हम आपको पहले भी बता रहे थे किस तरीके से कोलकाता पुलिस ने साफ तौर पर इस जो हत्या थी, जो रेप हुआ था, उसको अननेचुरल डेथ करार देने पर कि एक तरीके से दिशा दी, और तो और जो संदीप घोष थे वो भी यही साबित करने पर तुले हुए थे। अब अगली चीज़ों पर आते हैं, क्या सीसीटीवी फुटेज गायब हुआ है? ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर क्यों जो करीब 2 घंटे 45 मिनट की सीसीटीवी फुटेज थी वो सीबीआई को ना देकर 27 मिनट की फुटेज दी गई, वो भी 4 क्लिप के अंदर। तो क्या इसी वजह से सीबीआई को अपने एक डिसीजन लेने पे, अपने निर्णय लेने पे या केस सॉल्व करने पे देरी हो रही है, क्योंकि उनके पास जो पूरे इनपुट हैं वो है ही नहीं। देखिए, जब सीजीआई सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल करते हैं तो वो पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि क्या आप लोगों को सब कुछ मिल गया है। वो सॉलिसिटर जनरल से पूछते हैं कि क्या सीबीआई को सारा सामान मिल गया है, जो भी फुटेज थे अस्पताल के और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्या वो मिली है कोलकाता पुलिस की तरफ से या बंगाल सरकार की तरफ से? तो इस पर जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो बोलते हैं हाँ, हमें मिल चुका है। फिर सीजीआई बोलते हैं कि ठीक है, आप हमें ये बताइए कि सीसीटीवी फुटेज कब की है और उसमें क्या आरोपी सेमिनार रूम में आता जाता दिखाई दे रहा है? इस पर भी एसजी बोलते हैं कि हाँ, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर बताया जाता है कि उनके पास जो क्लिप है वो 8:30 से 10:45 के बीच है, 27 मिनट की क्लिप है। और तो और ये भी कहा जाता है, जब सॉलिसिटर जनरल इस पर जब जवाब देते हैं तो सीजीआई पूछते हैं कपिल सिब्बल से कि आप हमें ये बताइए कि जो फुटेज आप बता रहे हैं वो रात की है या दिन की है? टाइमिंग के हिसाब से जब वो पूछते हैं तो सिब्बल उस पर बोलते हैं कि साहब वो फुटेज तो रात की है। तब सीजीआई बोलते हैं कि फुटेज रात की क्या करेंगे, क्योंकि जब लड़की की डेड बॉडी मिलती है सुबह, उसके बाद आखिर जो लोग अंदर गए सेमिनार हॉल में, क्या हुआ, कितने लोग अंदर गए, जिस पर सवाल उठ रहा है कि एविडेंस टेम्परिंग की कोशिश की गई, वो फुटेज कहाँ पर है? और लगभग वो पूरी फुटेज मिलाकर आपकी 2 घंटे 45 मिनट की होनी चाहिए, तो वो फुटेज कहाँ पर है? सिब्बल इस पर भी बोल देते हैं कि हमारे पास सारे रिकॉर्डिंग है, लेकिन ऐन वक्त पर जो रिकॉर्डिंग थी वो 27 मिनट की ही बच पाई, क्योंकि हार्ड डिस्क फुल हो गई थी और वीडियो के कुछ हिस्से मिल नहीं रहे थे, और इस वजह से हम सारी चीज़ें नहीं दे पाए, लेकिन हम मुहैया करा देंगे। इस तरीके की चीज़ें जब कोर्ट में सीजीआई को मिलती हैं तो इस पर भी वो फटकार लगाते हैं कि इतना अहम केस है, एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरीके से बर्बरता हो गई और आपके पास फुटेज ही नहीं है और आप जवाब दे रहे हैं कि हार्ड डिस्क जो है वो फुल हो गई थी। ये किसी भी तरीके का मैच्योर जवाब नहीं है। इस केस में आप लोग डिले करा रहे हैं और बहुत तरीके की जो चीज़ें हैं वो तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। और यहाँ पर आप भी अगर इस चीज़ को समझेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि जो सीबीआई है उसे तो पूरी फुटेज मिली ही नहीं, 27 मिनट की क्लिप मिली है, और जो बाकी फुटेज मांगी जा रही है कि सुबह की आप हमें फुटेज दीजिए कि आखिर कितने लोग गए थे सेमिनार हॉल के अंदर, संदीप घोष के साथ और कौन से डॉक्टर अंदर गए थे, कौन थे इंटर्न या ऐसे कुछ और लोग थे जो अंदर गए थे, तो आखिर पूरी फुटेज क्यों नहीं दी गई? अब इसके बाद कोर्ट का प्रोसीजर जब आगे बढ़ता है तो सॉलिसिटर जनरल एक और चीज़ कहते हैं, वो अपना एक इनपुट डालते हैं और प्रोसीजर में जो सीजीआई हैं उनके सामने एक सवाल रखते हैं कि हमारा एक जनरल सा सवाल है कि जब अस्पताल में ऐसी कोई वारदात घटी, एक अंजाम दिया गया वारदात को, एक लड़की के साथ रेप जैसी जघन्य वारदात हुई, उसके बाद जो भी फॉरेंसिक टीम वाले आए, जो भी फॉरेंसिक जांच हुई, क्योंकि जब आप लड़की की बॉडी देखेंगे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उसके शरीर पर जीन्स भी नहीं थी, कपड़े भी नहीं थे, पूरी तरीके से बेचारी खून से लथपथ थी। तो उनका साफ तौर पर सवाल है कि सारी चीज़ें आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही क्यों हुई, जबकि सीबीआई ने जैसे ही केस लिया
और जो भी चीज़ें हुई उन्होंने सीधे एम्स को अपना रिकमेंडेशन दिया। एम्स तक वो सीधे पहुँचे और वहाँ से उन्होंने जांच कराने की कोशिश की, जबकि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है उन्होंने बंगाल में CFSL है वहाँ पर जांच कराई, जो कोलकाता पुलिस करवा रही थी। लेकिन जैसे ही CBI को केस जाता है वो एम्स की तरफ भागते हैं। एम्स के लैब में, फॉरेंसिक लैब में सारे सैंपल्स भेजे जाते हैं और वहाँ से टेस्ट होता है। तो वो अपनी तरफ से एक सवाल रखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उनके पीछे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो उन्होंने ये वहाँ पर रखा, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम में एक बहुत बड़ा झोल दिखाई दे रहा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों पोस्टमार्टम आज भी सवालों के घेरे में है, और क्यों जो लेडी डॉक्टर थे उनके पेरेंट्स को भी ये कहना पड़ रहा है कि जब पोस्टमार्टम करवाने का वक्त था, जब क्रिमेशन का वक्त चल रहा था, रिचुअल्स निभाए जा रहे थे, तब पुलिस वाले उन्हें पैसे ऑफर देने की कोशिश कर रहे थे, सादे कागज़ पर साइन करवा रहे थे, और तो और यहाँ तक कि जो खर्चा था पोस्टमार्टम का वो भी पेरेंट से नहीं लिया, पुलिस ने अपने आप ही जल्दी जल्दी कर दिया। अब पोस्टमार्टम सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज़ क्यों बनी हुई है इस केस में, जो बार बार संदीप घोष, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, बंगाल सरकार और साथ ही साथ कोलकाता पुलिस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जो CGI हैं वो एक मेन सवाल जो बार बार पूछ रहे थे, वो उनका सवाल उन्होंने कई बार दोहराया। उन्होंने ये पूछा कि हमें ये बताइए, संजय रॉय तो जाते हुए दिखा, हमें संजय रॉय आते हुए दिखा एज पर CCTV, हमें ये बताइए कि पहली बार किसने लाश देखी, क्या इसकी रिकॉर्डिंग है, और उसके बाद 8:30 से लेकर 10:45 तक कौन कौन लोग अंदर गए बाहर आए, क्या इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मतलब वो ये जानना चाह रहे थे कि संजय रॉय के पहले और संजय रॉय के बाद क्या कोई और भी उस कमरे में गया है। इस पर जवाब मिलता है कि हार्ड डिस्क फुल हो चुकी थी, तो हमारे पास फुटेज ठीक से बची नहीं, 27 मिनट के लगभग आसपास बचा होगा। तो पूरी रिकॉर्डिंग में से अगर हम सोचें तो बस इतनी सी जो 27 मिनट, 2.5 घंटे में से अगर आप सोचें 2 घंटे भी अगर कह लें, तो उसमें से 27 मिनट 1.5 घंटे की फुटेज गायब है, वो भी लगभग इस केस को इतने दिन बीत चुके हैं। तो इस पर तो सवाल सबके मन में था। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में, हम जितनी वीडियोस बनाते आए थे, हमने ये भी आपसे कहा था कि हम क्राइम जर्नलिस्ट हैं और इस क्राइम चैनल भी हैं, तो हमारे पास ये कोशिश रहती है कि आप तक कुछ CCTV फुटेज या कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज आप तक पहुंचा पाएँ। हमें ही आज तक कोई फुटेज नहीं मिल पा रहा था। तो सोचिए CBI के पास भी, जिसके पास पूरी फुटेज होनी चाहिए, उसके वजह से महज कितने फुटेज बचे हैं, 27 मिनट के। बंगाल सरकार की तरफ से और बंगाल पुलिस की तरफ से जांच की गई थी और ये जांच CBI को सौंपी गई। खैर, CBI जो जिस तरीके से जांच कर रही है, इसके बाद हम आते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में, जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया। देखिए, किसी भी जांच में, जब से नया कानून आया है हमारे देश में, उसमें ये प्रावधान ये है कि जब भी आपकी 7 साल से किसी के ऊपर सज़ा देनी होगी तो आपके पास फॉरेंसिक एविडेंस होना ज़रूरी है। पहले हमारे देश में फॉरेंसिक एविडेंस को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, उतने लैब्स हुआ भी नहीं करते थे। अब ये होने लगा है कि सेंटर फॉरेंसिक लैब, रीजनल फॉरेंसिक लैब और डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेंसिक लैब बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, ताकि एक मास लेवल पर 90,000 से लगभग 1 लाख फॉरेंसिक एक्सपर्ट को हायर किया जा सके, जिसके बाद आसानी हो सके पुलिस को भी कि किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाना है। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से जब फॉरेंसिक जो चीज़ें जब टीम आती है तो वो एक एक्सपर्टीज़ लेके आते हैं अपने साथ, कैसे सैंपल को कलेक्ट करना है, कैसे सैंपल को रखना है। अब आपको मैं एक बहुत अच्छी सी बात बता देता हूँ, आप सबके लिए नई बात होगी, जो आज कोर्ट में भी चली है। देखिए, जब भी आप स्पेसिमेन से कहने का मतलब, जब भी आप कोई मौका वारदात से या क्राइम सीन से कोई भी चीज़ उठाते हैं सबूत के तौर पर, टिश्यू उठा लिया आपने, ब्लड उठा लिया, तो उसका एक पैमाना है। अगर आपको उसको प्रिजर्व करके रखना है, कहा जाता है कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि हम इस पर जांच कर ही रहे थे, तो एक -4 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए, -4 डिग्री सेल्सियस पर उस स्पेसिमेन या कहीं उस सबूत को रखा जाता है, ताकि उससे बार बार जांच किया जा सके। अब ये सारी चीज़ें क्यों मैं बता रहा हूँ, दरअसल जो कोलकाता पुलिस थी उसने पहले सैंपल कलेक्ट किया, तो उन्होंने सबसे पहले जाकर सेंटर फॉरेंसिक लैब को दे दिया, जो कोलकाता में ही है, या देखिए सेंट्रल लैब है। इस पर जो सॉलिसिटर जनरल, जो कहने का मतलब ये कि जो सरकारी वकील है, जो CBI की तरफ से वकील है, वो कहते हैं कि, मैं आपको प्रोसीडिंग तो दिखा सकता हूँ, उसमें ये कहा गया कि जनाब ये देखिए, मैंने कुछ चीज़ मार्किंग की है और मुझे डाउट है इन पर। अब वो किस चीज़ पर डाउट है, इस पर लगभग 15 से 20 मिनट तीनों जज बैठकर सिर्फ और सिर्फ पन्ने पलटते रहे और उन्होंने कहा कि हम CBI को
कोई दिशा और निर्देश नहीं देना चाहते हैं। सीबीआई जिस तरीके से काम कर रही है करते रहे और हमें अगले हफ्ते पूरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके ये बताया कि उन्होंने और आगे क्या काम किया है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो सरकारी वकील थे उनके पास कुछ ऐसे तथ्य थे जो बार बार जज साहब को समझा रहे थे कि देखिए जज साहब, मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, मैं खुलेआम नहीं बताना चाहता हूं। जिसपे सीजीआई भी कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूं, ये चीजें पब्लिक डोमेन पर नहीं आनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी चीजें थी उसके अंदर लिखी हुई जो अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली थी। इस पर सवाल उठता है, जो सॉलिसिटर जो सरकारी वकील थे वो कहते हैं कि हमें उन पर भी जांच करना चाहिए कि किन लोगों ने यहां से स्पेसिमेन, ये जो सबूत इकट्ठा किए, किन लोगों ने ये सबूत उठाकर फॉरेंसिक लैब भेजा और किन लोगों ने इस फॉरेंसिक लैब की टेस्टिंग की है। माफ कीजिएगा, जिन लोगों ने स्पेसिमेन की टेस्टिंग की उन सब के ऊपर भी जांच बैठानी चाहिए। अब इसके मायने क्या हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जो सबूत वहां पे फॉरेंसिक लैब ले जाए गए थे उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई हो? क्या उसे बदले जा चुके हों? क्योंकि हमने जब हम आपको पुणे का केस जब आपको बता भी रहे थे अपने वीडियो में, तो आपको पता होगा कि जो मुंबई पुलिस ने जब अल्कोहल टेस्ट के लिए उस नाबालिग से खून लिया कि देखने के लिए कि उसके ब्लड में अल्कोहल है कि नहीं है। याद रखिए सीसीटीवी फुटेज में वो दारू पीता हुआ जरूर दिख रहा था, लेकिन उसके ब्लड सैंपल से दारू की चीजें नदारद थी। मतलब रिपोर्ट बिल्कुल कोरे कागज की तरह साफ सुथरी थी। तो ये हमारे लिए भी अचंभित था कि हमने तो खुद देखा है सीसीटीवी फुटेज में। अब इसमें हमें पता लगा कि जो नाबालिग की मां थी उसने फॉरेंसिक लैब में जाकर अपने बेटे के खून से अपना खून बदल दिया। अब सोचिए कितने शातिर हो गए हैं लोग। फॉरेंसिक की चीजें एकदम पुख्ता होती हैं, वहां पर जाकर चीजें बदल दी जाती हैं और पूरा मामला ही बदल जाता है, जिससे पता लगता है कि नाबालिग ने ड्रिंक किया ही नहीं था। लेकिन वो तो खैर बाकी जितने भी फॉरेंसिक लैब में लोग थे वो पकड़े गए। तो क्या शायद यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हुई हों? क्योंकि इसके बाद कहा गया कि सीबीआई ने सारा मामला बंगाल से निकालकर एम्स से कहने का मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हमारे देश की सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक और सबसे टॉप क्लास अस्पतालों में से एक एम्स अस्पताल के लोगों के पास भेजा गया, बाहर के फॉरेंसिक लैब में भेजा गया जांचने के लिए। अब इसमें से जो चीजें छिनकर सामने आई हैं उसमें हमें यह पता लगा कि जो फॉरेंसिक की जो चीजें होती हैं उसमें किस तरीके से चीज़ों में हेर फेर किया जाता है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं भी मेंशन नहीं था कि फ्रैक्चर है, कहीं भी ये नहीं कहा गया था कॉलर बोन टूटा है, कहा गया था कि रेप है, उसके बाद मर्डर कर दिया जाता है। जिसके बाद जो सरकारी वकील के बगल में एक और वकील खड़े थे वो कहते हैं कि जिस तरीके से जितने भी लोग वहां खड़े थे सबने देखा कि 90 डिग्री में उसके पैर मुड़े हुए थे। क्या पोस्टमार्टम के वक्त एक्सरे करवाया गया था कि नहीं करवाया गया था? अब इसके बारे में जब पूछा गया कि एक्सरे हुआ था कि नहीं हुआ था तो सबके हाथ पैर फूल गए। कोई जवाब ही नहीं मिल पा रहा था कि किसी ने जांचने की कोशिश की कि हड्डी सच में टूटी है या नहीं टूटी है। क्योंकि कहा गया था, जितने भी प्रत्यक्षी थे जो वहां पे देख रहे थे उन्होंने कहा कि टांग को तोड़ दिया गया था। 90 डिग्री में दोनों टांगे रखी हुई थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कहा गया कि नहीं, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। तो इस पर उन्हें पूछा कि क्या पूरे बॉडी की एक्सरे करवाई गई? कोई जवाब नहीं था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम पर सवाल उठाती हैं। पोस्टमार्टम पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब भी मान लीजिए पोस्टमार्टम की जो चीजें होती हैं, एक जो छोटा सिपाही होता है वो पहले अपने जाके स्टेशन ऑफिसर या के इंस्पेक्टर को बताता है, इंस्पेक्टर अपने एसपी को बताता है, फिर कमिश्नर को बताता है, कमिश्नर एक लेटर नोट जारी करता है और सीधा उस डॉक्टर के हाथ में थमाया जाता है कि ठीक है अब इस बॉडी की पोस्टमार्टम कराई जा सकती है। लेकिन हुआ ये कि जब सीजीआई के पास एक कागज पहुंचा, उस कागज में उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो सिर्फ एक कांस्टेबल का नाम है। तो एक कांस्टेबल के नाम के बाद आपने पोस्टमार्टम कैसे कर दिया? क्योंकि उसमें एक चालान नंबर, जैसे जो मैंने आपको चीजें बताई कि अगर मान लो आपको किसी का पोस्टमार्टम करवाना है, परिवार की समिति हुई, परिवार की समिति से इंस्पेक्टर हो गए, एसपी हो गए, एसपी भी कभी कभी नोट जारी कर देते हैं, लेकिन वहां पर कमिश्नर तक की बात आ गई कि कमिश्नर एक नोट जारी करेंगे कि ठीक है इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। उसके बाद वो कागज ले जाकर डॉक्टर साहब को दिया जाता है, डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम कर देते हैं। लेकिन उस वक्त वो डॉक्यूमेंट वहां मौजूद नहीं था और सिर्फ उस डॉक्यूमेंट में कांस्टेबल का नाम था जो लाश को लेकर आया था। तो उन डॉक्टर्स पे भी सवाल उठने लगे कि उन डॉक्टर्स को भी चीजें पता थी तो उन्होंने पोस्टमार्टम कैसे कर दिया। इस पर कपिल सिब्बल कहते हैं कि देखिए हमारे पास चीजें हैं, बस हम आपको जल्दी मुहैया करवा देंगे। अब ये सारी चीजें जब सुनते हैं चीफ जस्टिस जो तीनों जज बैठते हैं तो कहते हैं कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरीके से जो चीजें हो रही हैं हड़बड़ी में और फिर
उसी अस्पताल में पोस्टमार्टम हो जाना। याद रखिए, हमने पहले वीडियो से ये सवाल उठाया है कि उस पोस्टमार्टम उसी अस्पताल में कैसे करवा दिया जाता है, जिस पर कपिल सिब्बल कहते हैं कि 5 महिला डॉक्टर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी वहां मौजूद थे, उन्हीं के सामने सारी कार्रवाई की गई है। इस पर भी संशय था कि क्या बॉडी को कहीं और नहीं करवाया जा सकता था पोस्टमार्टम, क्योंकि हो सकता है चीजें वहां से बाहर कुछ निकल के आती हैं, लेकिन ऐसी चीजें नहीं करवाई गई हैं। अब याद रखिए, जो मैं आपको हुबहू जो चीज़ें अंदर हुई, जो मैं उस टाइम जब सुन रहा था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हैं, आपको बताता हूं कि जो सरकारी वकील वो क्या कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में जो घाव थे उससे पता चलता है कि उसका रेप किया गया था और मौत का कारण गला घोटना ही था। ये साफ चीजें पता लग रही थी। जिस पर आगे वो कहते हैं कि एक रहस्य ये भी है कि दोपहर के 2:30 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों ने 10 एंट्री अपने डायरी में की है। डायरी में कहने का मतलब, जब भी आप मौका वारदात पे कोई जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाता है वो हर एक चीज नोट करता है कि कब कब क्या क्या हुआ। तो इस पर सिर्फ और सिर्फ केवल 10 एंट्री, दोपहर 2:30 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक, इतनी कम एंट्री क्यों? इस पर जो चीफ जस्टिस कहते हैं कि हाँ, इसमें हमें भी लग रहा है कुछ गड़बड़ है। इसके बाद एक वकील आते हैं जो सरकारी वकील के बगल में खड़े थे, वो फिर से कहते हैं कि जनाब मुझे कुछ बोलना है। उसके बाद वो चीज़ें जो वो बोलते हैं, जिस तरीके से हमने आपसे कहा कि हमसे भी चूक हो गई थी, हमने भी जब आपको पोस्टमार्टम का जो टाइमिंग बताई थी, हमें ये ध्यान देना चाहिए था, हमसे चूक हो गई। वकील साहब ने कहा कि 6 बजे के बाद इस देश में पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सकता। सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम कैसे हो सकता है, इस पर जवाब देना होगा। अब इसके बाद हर किसी के हाथ पैर फूल चुके थे। आपको बता दें, इसके पहले जो हमारे पास जो टाइमलाइन आई थी उसमें कहा गया था शाम के 6:10 से लेकर 7:10 के बीच में पोस्टमार्टम करवाया गया। अब जब यह पूछा गया कि 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम कैसे हुआ, इसका कोई जवाब नहीं था किसी के पास। उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी है। अब याद रखिए, वो जो सरकारी कागज था, उस सरकारी कागज में कहीं भी पोस्टमार्टम की टाइमिंग लिखी ही नहीं गई थी। इस पर जो कपिल सिब्बल कहते कि नहीं, देखिए सर, ऊपर लेफ्ट साइड में कहीं लिखा होगा। आपको बता दें, टाइमिंग उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की लिखी ही नहीं गई थी। तो कितने बजे पोस्टमार्टम हुआ, इस पर भी डाउट है। अगर 6 बजे के बाद हुआ तो क्यों हुआ? क्या कोई जल्दबाजी थी? किस बात की हड़बड़ी थी? क्यों जब पोस्टमार्टम तो हो गया, जिस तरीके से हमने आपको पहली वीडियो में ही बताया कि जो माँ बाप वो चाहते थे कि अंतिम संस्कार फटाफट करवा दिया जाए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि रहस्यमयी जिस तरीके से कोलकाता पुलिस का जो रवैया था वो अपने आप में समझ से परे था। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और पूछा जाता है कि जो जो चीफ जस्टिस थे वो बार बार यही समझना चाहते थे कि जो पोस्टमार्टम के लिए जो चालान होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन था नहीं, तो आपने इतनी हड़बड़ी में क्यों किया? तो फिलहाल के लिए जो चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सीबीआई को 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं, अगले मंगलवार, या पहले तो सोमवार कह रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मंगलवार को रखते हैं सुनवाई, और उसमें सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट फिर से दाखिल करके बताए कि उन्होंने क्या काम किया। और उन्होंने बार बार जोर देके कहा कि वो सीबीआई के से संतुष्ट है और जिस तरीके से सीबीआई को दिशा निर्देश नहीं देना चाहते हैं। लेकिन सरकारी वकील ने बार बार उस कागजात में और फॉरेंसिक को लेकर जो सवाल उठाए हैं, वो कह रहे हैं, और बार बार उन्होंने पब्लिक डोमेन में तो नहीं बताई, उन्होंने बार बार ये चीज़ें कही कि देखिए सर, कुछ गलतियां हैं और इन गलतियों के लिए उन पर सवाल उठाना ज़रूरी है। अब इसके बाद जब सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टल जाती है, उसके बाद तमाम तरीके से जो अलग अलग फोरम के डॉक्टर्स आके सामने कहते हैं कि सर हमें धमकियां दी जा रही हैं, हम चाहते हैं कि हम प्रिंसिपल के खिलाफ बोलें, हम अस्पताल के खिलाफ बोलें, लेकिन हमें धमकाया जाता है कि तुम्हारे पिता तो सरकारी नौकरी में है, तो सरकारी नौकरी का मतलब समझ रहे हो, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो इस तरीके के तमाम डॉक्टर्स को धमकी दी जा रही है। तो हमारा भी ये मानना है कि अगर ये केस इतना ही पाक साफ होता जिस तरीके से कोलकाता पुलिस दावा कर रही है, तो उन डॉक्टर्स को धमकी नहीं मिलती। अगर डॉक्टर्स को धमकी मिल रही है, वो भी इतना बड़ा और इतने उछलने के बाद, इतना बड़ा केस बनने के बाद, तो अंदर कोई बहुत गहरी साजिश चल रही है या कोई चीज़ छिपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि नौकरी से निकालने की धमकी, बार बार उनको धमकाना, डराना, अगर कुछ बोलोगे, उसके बावजूद अगर जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आरजीकर मेडिकल कॉलेज को रखता है कि क्या उसके अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस पूरे मामले में 17 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।